अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हिना नकवी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं कराची वाले सीजन 2। जी हाँ, सीजन 2 में हमारे साथ बहुत ही प्यारी शख्सियत मौजूद है। आज भी एक खूबसूरत सी शख्सियत मौजूद है, सिर्फ खूबसूरत नहीं बहुत बावकार भी हैं। एक बहुत ग्रेसफुल पर्सनैलिटी हमारे साथ मौजूद है, बेहतरीन कॉम्पेयर, बहुत प्यारी होस्ट और अपने फील्ड में अपना लोहा मनवा चुकी हैं, दस्तरस रखती हैं बहुत ज़बरदस्त किस्म की मेज़बानी करने की। हमारे साथ आज मौजूद हैं फरहाना अवैस। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन। कैसे चल रहे हैं मामलात? बहुत अच्छे, अल्लाह का शुक्र है। और मजे मजे के प्रोग्राम हो रहे हैं आजकल डिफरेंट चैनल्स पे, तो बहुत अच्छा मजा आ रहा है, मसरूफियत चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, जिंदगी का सफर जो शोबिस के हवाले से शुरू किया एज ए न्यूज कास्टर पीटीवी लाहौर, बिल्कुल। कैसा वो एक वाकया हुआ और किस तरह इस फील्ड में आ गई? फैमिली में और लोग हैं? एक्चुअली मेरा बड़ा इत्तफाकी किस्म का आना हुआ था इस फील्ड में, कोई प्लान नहीं था कि मुझे इसमें आना है, और ना ही मेरी फैमिली में कोई और है। शौक भी नहीं था, शौक भी नहीं था, कोई पता ही नहीं था कि इस तरफ आना है। मैं तो अपनी पढ़ाइयों में ही लगी हुई थी। सही। और अच्छे बच्चों की तरह। हाँ, बहुत ही अच्छी स्टूडेंट थी और बहुत ही पढ़ाई वाला सारा माहौल था। घर में भी इसी तरह अब्बा चूंकि फौजी थे तो वो बड़े डिसिप्लिन और हर चीज का बहुत ज्यादा ख्याल रखा जाता था। तो वैसे हम लोग, मेरी कॉलेज की छुट्टियां थी तो मैंने कहा कि चलो विजिट करते हैं ऐसे पीटीवी का। अच्छा। ये ख्याल आया बस कि क्या करें, कुछ सीखें, कुछ जाके कुछ विजिट करें, कुछ देखें। लाहौर में वैसे तो बहुत कुछ है देखने को, हम लोग देखते भी रहते हैं, लेकिन ये कि पीटीवी का कभी इस तरह से दौरा नहीं किया था। सही। तो वो फिर मैंने प्लान किया। तो जो उस पर जीएम थे हुसैन साहब, पूरा नाम नहीं मुझे याद आ रहा, ठीक है, बड़े जबरदस्त प्रोड्यूसर रहे हैं वो अपने दौर में। तो उनके होते हुए मैंने अपने फादर से कहा कि आप प्लीज उनसे बात करें और हम बहन भाई चल के ना देख के आते हैं। उन्होंने कहा ठीक है जी, आप जाएं। हम लोग विजिट पे गए, घूमे फिरे और न्यूज रूम के आगे आके रुक गए। वहाँ पे ऑडिशंस हो रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही मुझे कहा कि आप चाहेंगे कि आप भी ऑडिशन दें और इसको ट्राई करेंगे कैमरा ऑडिशन क्या होता है। मैंने कहा हाँ, मैं तफरी में मैंने कहा चले ठीक है जी, बिल्कुल बैठ जाते हैं। उन्होंने मुझे 2 पेजेस दिए, कहा कि चलें आप बैठ के ना ये पढ़ें। तो मैंने कहा अच्छा। वो कैमरा देख के बड़े मूड में, नहीं हम तो शुगर पे आए हुए थे और वैसे भी टीनेज बिल्कुल होती भी एडवेंचर तो बड़े अच्छे से ना उसको पढ़ दिया। वो जहन में महापारा सफदर भी थी, सुरैया शहाब भी थी कि वो लोग कैसे न्यूज पढ़ते हैं। तो न्यूज पढ़ती, हालांकि उस वक्त न्यूज उस वक्त तक मेरे लिए सबसे बोरिंग प्रोग्राम होता था, क्योंकि वो इस वजह से होता था क्योंकि उससे पहले जो प्रोग्राम टीवी पे आ रहे होते थे वो हम देख रहे होते थे। जैसे खबरनामा शुरू होता था तो वो जो टीवी का रिमोट है वो अब्बा जान के हाथ में आ जाता था। हम कहते थे यार क्या बेकार प्रोग्राम शुरू हो गया 1 घंटा। एग्जैक्टली। तो बस फिर वो ऐसे शुगर में जो है ना वो ऑडिशन हो गया। लेकिन मजे की बात ये है कि ठीक 2 दिन के बाद मुझे कॉल आ गई। उन्होंने कहा जी आपका जो ऑडिशन है ना वो अप्रूव हो गया तो आप जो है ना आ जाएं। तो अब मैं तो मतलब जाहिर है उसके बारे में सोचा ही था, सरप्राइज भी था। फिर घर में भी एक मतलब सब लोग कहते थे ये क्या, तो मतलब क्या तुम्हारा मूड है क्या? मैंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है। लेकिन फिर मेरे फादर ने कहा कि ठीक है तुम फ्री हो और तुम्हें कुछ ना कुछ करने का शौक भी है तो जाओ ठीक है पढ़ लो, कुछ अर्से क्या फर्क पड़ता है। सही। उन्होंने मुझे थोड़ा इनकरेज किया ना। तो फिर मैंने आके उस वक्त ज्वाइन किया। बस फिर चल सो चल होता चला नहीं था उस शोबे में, उस तरह होता चला गया। और बाद में शादी के बाद भी उसको कंटिन्यू रखा? हाँ, फिर जब शादी होके मैं कराची आई तो फिर यहाँ पर भी मैंने उसको उसी तरह कंटिन्यू रखा एक लंबे अरसे तक। बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे फॉर्मेट्स पे काम किया है, जैसे न्यूज कास्टर भी रही, प्रोग्राम की मेजबानी भी की, कुकिंग शोज की भी की। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और दीनी प्रोग्राम्स में तो बहरहाल महारत है। ज्यादा मजा कहाँ आता है? सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस कौन सा मजेदार है? हाँ बिल्कुल। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह न्यूज में रहते हुए सिर्फ न्यूज कास्टर में नहीं थी, मैंने फिर बाद में एज ए न्यूज प्रोड्यूसर ज्वाइन किया। अच्छा। एज ए न्यूज रिपोर्टर मैंने कंटिन्यू किया और डेस्क पे भी काम किया। तो मतलब एज ए जिसको न्यूज पर्सन कहते हैं वो कंप्लीट मैंने काम किया। सारी उसके जो भी है जो रिक्वायरमेंट्स होती है न्यूज पर्सन की वो मैंने सारी सीखी और की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से की। लेकिन फिर वो जब प्राइवेट चैनल्स का एक टाइम शुरू हुआ और उन लोगों ने ऑफर्स करना शुरू की तो उस दौरान चूंकि मुझे शौक था कि न्यूज के अलावा भी कुछ करूं तो मैंने पीटीवी से ही कुछ दीनी प्रोग्राम किए थे। जिसमें बहुत मशहूर हुआ था एक तो इस्लामिक साइक्लोपीडिया जो कि 4 साल तक कंटिन्यू रहा और वो मतलब एवरी टाइम जब
और बहुत वो दिलचस्प था। जब लोग कहते थे कि नहीं ये बहुत हो गया चलो इसको बंद करो, तो वो फिर हेडक्वार्टर से आता था लेटर, नहीं ये कंटिन्यू रखें, इसको बहुत पसंद किया जा रहा है। तो 4-4.5 साल वो तो किया हुआ था। फिर कुछ और दीनी प्रोग्राम मैंने अपनी ख्वाहिश से किए थे, जिसमें अज़वाज मुताहरात पे एक प्रोग्राम था जिसको बहुत पजीराई मिली, उसमें पूरा रिसर्च वर्क भी मेरा था, उसको होस्ट भी मैंने किया था। तो जब ये प्राइवेट चैनल्स का आगाज हुआ तो मुझे 2 तरह से ऑफर्स आ रही थी। अच्छा। एक तरफ चैनल वाले कह रहे थे जी आप दीनी प्रोग्राम में आ जाए, हमें बड़ा अच्छा लगा, आपने वो क्विज शोज भी मैंने बहुत किए थे कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ। एक ऐसे भी थे चैनल्स जो कह रहे थे न्यूज में आप हमारे पास आ जाएं, तो मेरे पास ऑप्शंस थी। अच्छा, तो मैंने सोचा न्यूज तो मैंने इतने अरसे तक किए हैं, तो क्यों ना मैं प्रोग्राम साइड पे जाऊं। सही। तो फिर मैंने एक बड़े चैनल पे, अगर आप इजाजत दें तो मैं नाम ले सकती हूँ, ARY मैंने फिर ज्वाइन किया। और उनका वहाँ पे उन लोगों का था इरादा कि कोई इस्लामिक चैनल खुले जिसमें सिर्फ दीन की चीजें हों। तो फिर वहाँ पे जो QTV की बुनियादें रखी गई, तो समझे कि उसमें मैं भी शामिल हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, और उनकी पहली होस्ट हूँ मैं। अच्छा, माशाअल्लाह। तो फिर वहाँ पे मैंने बहुत साल तक काम किया और सिर्फ दीनी प्रोग्राम किए। लेकिन फिर एक लंबे अरसे के बाद उन्होंने फिर मुझे अपने न्यूज सेक्शन में भी कहा कि कुछ इसमें भी करें, क्योंकि वहाँ पे न्यूज एंकर्स जो आते थे वो ट्रेन नहीं होते थे। सही। और उनके पास ट्रेनिंग का कोई ऐसा सेटअप भी नहीं था। बिल्कुल। तो मैंने फिर वहाँ पे ARY न्यूज में मैंने 3 साल तक न्यूज एंकर्स को ट्रेनिंग दी। उनकी शीन काफ दुरुस्त जी, वो सब चीजें, और ओवरऑल पूरी उनकी टेक्निकल चीज की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, उनकी लुक्स कैसी होनी चाहिए, उनके एक न्यूज एंकर को किस तरह होना चाहिए, पढ़ने के अलावा उसकी जो पर्सनालिटी की रिक्वायरमेंट्स हैं, एग्जैक्टली वो तमाम चीजें जो हैं वो मैंने की। ठीक है। और फिर इसी तरह उनका एक और चैनल जब शुरू हुआ ज़ौक के नाम से, जो कि कुकिंग चैनल था। बिल्कुल। तो मैं चूंकि वहाँ पे सीनियर प्रोड्यूसर हो चुकी थी, तो आइडियाज भी मुझसे पूछते थे। तो उन्होंने कहा कि हम चाह रहे हैं कि रमजान आने वाले हैं, तो कोई ऐसा आइडिया दें कि जिसमें कुकिंग की भी चीज हो और कोई डिफरेंट भी हो, कोई दीन का भी ताल्लुक हो। तो मैंने कहा ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़िज़ाओं पे कोई काम किया हो। तो नया आइडिया। बिल्कुल मैंने ये आइडिया दिया उन्हें, तो अब उस आइडिया पे काम शुरू हो गया। सही। जब उस पे काम शुरू हुआ तो उन्हें कोई होस्ट ना मिले कि कौन इसको इस तरह से बयान करेगा जैसे कि होना चाहिए, जो कि होस्ट भी हो और एग्जैक्टली, और वो दीन की बात भी कर सके, हदीस भी और सब चीजें बता सके। फिर फाइनली ये हुआ कि वो काफी रिसर्च करना आपने करना है। तो उसकी प्रोड्यूसर भी मैं थी, और फिर बाद में वो उसको करना भी मुझे वन मैन शो हो गया एक तरह से ये। लेकिन वो भी है ना, ऐसा हुआ कि इन्होंने 1 महीने का उसका प्लान किया था। उसके बाद उनको इतने बड़े बड़े स्पॉन्सर्स मिल गए कि उन्होंने कहा नहीं जी ये आप कंटिन्यू करें। तो फिर ये हुआ कि जब ज़ौक पे इतना लोड हो गया काम का कि उन्होंने कहा नहीं जी रेगुलर प्रोग्राम है, डेली का प्रोग्राम है, तो मैंने कहा फिर तो मैं ज़ाहिर है QTV पे नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे एज ए एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर मैं दूसरे प्रोग्राम्स भी देख रही थी, जो अपने प्रोग्राम थे उसका रिसर्च वर्क भी खुद कर रही थी। तो फिर मैंने वहाँ टाटा बाय बाय किया और मैं फिर ज़ौक पे आ गया। क्योंकि वो एक ही छतरी के नीचे अभी तक चल ही रहा है। अब तो माशाल्लाह हर चैनल पे वक्फे से नजर आ रही होती लेकिन यकीन करें माशाल्लाह जितने प्रोग्राम मैंने ARY को दिए, मैं समझती हूँ कि 1000 से ऊपर प्रोग्राम है। अच्छा। तो मतलब उसे मैं कह सकती हूँ कि मैंने हजारों प्रोग्राम बड़ा आर्काइव है उनके पास, जो फराना अवैस दे चुकी हैं। बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं, बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक्स पे हैं। सही। और मैं समझती हूँ कि ये एक बड़ा अच्छा मौका मुझे बल्कि ARY ने दिया कि अगर मैं किसी टॉपिक पे बात करती थी तो वो मुझे कहते थे करें, इनकरेज किया। ये बड़ी बात होती है कि आपके जो भी थॉट्स हैं, क्रिएटिविटी हो, उसको सपोर्ट मिले, तो तभी अच्छी चीज काम भी फिर अच्छा निकल के आता है, और अच्छा निकल के भी आता है, और करने वाले के जो है ना वो एनर्जी लेवल बहुत हाई होता है। हम भी जैसे ये शो कर रहे हैं तो हमें बड़ा फ्रीडम है कि आप अपने सोच के मुताबिक और प्लानिंग से करें, तो उसमें एनर्जी लेवल बहुत हाई हो जाता है। और जब आप अपना काम कर रहे हो पसंद के मुताबिक, तो वो फिर आउटकम उसका बहुत अच्छा होता है। अपनी सोच पर नजर आती है ना कि आप क्या सोच रहे थे, क्या चीज आप देना चाहते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, ये सफर चल रहा है और इंशाल्लाह ये आगे भी इसी तरह जारी और सारी रहेगा, अल्लाह का हुक्म होगा। बिल्कुल इंशाल्लाह, और हमारी दुआ भी रहेगी कि फरहाना इससे ज्यादा काम करें और बहुत सारे नए आइडियाज शेयर करें लोगों से, और लोगों को बताएं बहुत ही प्यारी प्यारी बातें। एक छोटा सा वक्फा और फिर मजीद गुफ्तगू।
खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं फरहाना अवैस और हमारे साथ फरहाना एक बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ मौजूद है, हनी स्लिम, बिन रुवानी की हनी स्लिम, और इन्होंने हमारे प्रोग्राम को स्पॉन्सर किया और इनका कहना ये है कि वज़न और बढ़े हुए पेट के लिए इंतहाई मुफीद हनी स्लिम शहद, लीमू, अदरक, कलौंजी, सना मक्की और एलोवेरा जैसे कुदरती अज्जा शामिल हैं इसमें और कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। वो अफराद जिनका वज़न बढ़ा हो और मोटापे का शिकार हो और परेशान हो बहुत ओबेसिटी से, आजकल सभी परेशान है, तो उनके लिए ये बहुत ही शानदार चीज़ है। इसका रोज़ाना इस्तेमाल है, बहुत आसान, सुबह नहर मुँह नीम गर्म पानी में। अच्छी चीजें हैं जो आप बता रही हैं, सब ऑर्गेनिक हैं और ये सारी वो चीजें हैं, बल्कि मैं कहूँगी जो सुन्नत की चीजें हैं। देखिए ना, अब शहद भी और वो जो आप कलौंजी भी, ये तमाम चीजें जो है इनका इस्तेमाल तो ये आपके लिए खास तौर पे हम तोहफा लाए हैं। थैंक यू सो मच। और इसको आप यूजर हैं, मजीद इसको इस्तेमाल कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। मजीद इसीलिए लेके आए कि ऑर्गेनिक भी है और फायदेमंद भी है, तो आप लोग भी जरूर इसको ट्राई कीजिएगा। अच्छी चीजों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, ये तो ऐसी चीज है ना, इसको वैसे भी आप करते रहे, मोटापा ना भी हो तो ये आपके सिस्टम को बड़ा अच्छा रखता है, मेंटेन रहेंगे। मेंटेन रहेंगे, आपका अंदर का सिस्टम बड़ा क्लीन रहता है। बिल्कुल, ये बहुत ऐसी सारी चीजें। अच्छा, अच्छी चीजों को इस्तेमाल करते रहना चाहिए, अच्छे लोगों से मिलते रहना चाहिए, अच्छी बातें करते रहना चाहिए। तो कौन से लोग अच्छे लगते हैं और कौन से लोग जो अच्छे नहीं लगते, जिनके साइड इफेक्ट्स हैं? अच्छा, ऐसा होता है ना कि जब आप किसी से मिलते हैं ना तो थोड़ी सी गुफ्तगू के बाद ना आपको पता चल जाता है कि इसकी पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं या नेगेटिव आ रही हैं। ये बड़ा नेचुरल है और आई थिंक मुझे नहीं, ये सभी को अंदाजा हो जाता है इस बात का ना, क्योंकि जो पॉजिटिव लोग होंगे वो हमेशा पॉजिटिविटी हर चीज में निकालेंगे। सही, और वो हर बात में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल, यानी वो आपके साथ अगर बात कर रहे हैं और आपकी कोई चीज उनको पता चली, वो उसको इनकरेज करेंगे, खुश होंगे। और जो पॉजिटिव नहीं होंगे वो हाय से आगाज करेंगे, हाय ऐसे हो गया, अच्छा। या फिर वो कोई ऐसा जुमला बोलेंगे जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वो दिल से खुश नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जब आपको ये एहसास हो जाए कि कौन आपके इर्द गिर्द जो है वो इस तरह के लोग हैं, अच्छे और बुरे, तो फिर आप ना उनसे खुद पीछे हट जाए। सही। और इसलिए ना मेरे दोस्त बहुत कम है, सही, बहुत ही कम है। तो और दुश्मन तो मेरे इतने ज्यादा हैं कि मेरे जिसके साथ कोई इख्तलाफ भी नहीं होता ना, वो भी मुझसे दुश्मनी कर लेता है। और ये बहुत दफा होता है, जिसका मुझे आज तक कोई इतना अंदाजा नहीं हुआ, कि बहुत दफा ही होता है मैं किसी जगह पे जाती हूँ तो लोग पहले से ही जो है वो इस तरह की फीलिंग लेके बैठे होते हैं। ये होता है कि आप जिन्हें जानते नहीं है, कुछ भी नहीं, कोई काम भी नहीं किया, आपने उनके साथ कुछ बुरा भी नहीं किया, लेकिन जब मैं कहीं जाऊंगी तो मुझे इस तरह की चीजें बहुत फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर ग्रेजुअली ये होता है कि जब आप कहीं वाकई बैठते हैं, बातचीत करते हैं, आपका एक किरदार होता है, रवैये से अपने काम से जब आप बताते हैं तो फिर उन लोगों का एहसास होता है कि नहीं ऐसा नहीं है। और ये बहुत दफा सबको नहीं होता। हाँ, लेकिन पता है क्या, बहुत सारे लोग हमारे यहाँ आजकल नेगेटिविटी की तरफ ज्यादा हैं। क्योंकि मैं खुद महसूस करती हूँ कि हम लोग क्यों इतना जेलस फील करते हैं एक दूसरे से। मेरा ख्याल है कि दूसरे की कामयाबी को रीजन बनाते हैं अपनी नाकामी का। एग्जैक्टली, ये बहुत सोच है कि हम नाकाम हैं तो आप क्योंकि कामयाब हैं, फरहाना कामयाब हैं तो इस वजह से हम नाकाम हैं। बिल्कुल ऐसे ये रीजन। हालांकि असल बात ये है कि अल्लाह ताला फरमाते हैं ना कुरान में कि जो बंदा इस तरह की बात करता है, यानी जो हसद करता है, असल में वो मेरी तकसीम पर उंगली उठाता है। बिल्कुल, कि अल्लाह ने जिसको चाहा ज्यादा दिया, अल्लाह ने चाहा जिसको कम दिया, और उसका कम देने में भी इम्तिहान है और जिसको ज्यादा दिया उसका ज्यादा में इम्तिहान है। तो ये अल्लाह की तकसीम है ना। और अगर कोई कहे इसको ज्यादा दिया, मेरे पास भी तो ये सलाहियत थी, मुझे क्यों नहीं मिला, तो ये कुछ तो तेरी अपनी मेहनत की बात है, कुछ अल्लाह की तकदीर की बात है, उसको एक्सेप्ट कर ले। दोनों चीजों जब तो एक्सेप्ट कर लेगा तो अल्लाह तुझे पर मेहरबान हो जाएगा। तवक्कुल नहीं है और मसाइल यहीं से बढ़ते हैं। अच्छा, कभी कोई हुआ ऐसा कोई तल्ख तजर्बा ऐसे नेगेटिव लोगों के साथ? बहुत दफा होते हैं, आज कोई यादगार? हाँ, बहुत होते हैं, बल्कि मैं समझती हूँ कि जहाँ मैं गई हूँ मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिले हैं टेढ़े किस्म के। बहुत ज्यादा टेढ़े, बड़ी अच्छी टर्मिनोलॉजी है, टेढ़े किस्म। टेढ़े इसलिए मैं कहूँगी कि खुद करना नहीं है और दूसरे को करने नहीं देना। ये मेरे साथ जितने मैं चैनल्स पे मैंने काम किया ना, हर जगह तजर्बा हुआ, लेकिन मैंने किसी के साथ झगड़ा नहीं किया। मैं खुद पीछे हट जाती हूँ। ठीक है, देखिए झगड़ा करने का वही मतलब है कि आप कोई यादगार वाकया हुआ? देखो यादगार ऐसे बहुत से, लेकिन मैं वो किसी का नाम लूंगी तो फिर वो बेचारा नाम नहीं लो, बेचारा बदनाम होगा। आप बताएं तो कोई हद हो गई हो। हाँ, बहुत दफा ऐसा हुआ, बल्कि मैं समझती हूँ कि
जब मैं पीटीवी में थी तो उस वक्त मेरे साथ 2-3 ऐसा मामलात हुए कि मैंने ये सोचा कि यार मैं इतनी मेहनत से यहाँ पे काम कर रही हूँ तो मैं फिर क्यों कर रही हूँ अगर मुझे इसका रिस्पॉन्स उस तरह से नहीं मिल रहा। तो पीटीवी को छोड़ने की एक वजह ये भी थी कि उस वक्त जो मेरे इर्द गिर्द लोग थे वो बिला वजह मुझसे दुश्मनी का इज़हार कर रहे थे, क्योंकि मैं आ गई थी उसमें एज ए न्यूज प्रोड्यूसर, एज ए न्यूज रिपोर्टर, और वहाँ पे बहुत सारे प्रोड्यूसर भी थे, रिपोर्टर्स भी थे, और पता नहीं उनमें से कोई खौफजदा भी होगा कि आखिर क्या है आपकी कामयाबी से। बिल्कुल। और फिर मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बड़ा एहसान है, इतने अच्छे ऑप्शन उस वक्त और शुरू हो गए प्राइवेट चैनल्स आने की वजह से। मैंने कहा जब मुझे इससे बेहतर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं गंदगी में बैठी रहूं। हाँ, सही क्योंकि देखिए बाज दफा 1 या 2 लोग गंदे होते हैं ना, सारे माहौल को खराब कर देते हैं। पीटीवी का माहौल हमेशा से बड़ा अच्छा माहौल रहा है। बड़े कल्चर्ड अच्छे खानदान के और पढ़े लिखे लोग आते रहे, लेकिन आपको पता है कि हर अच्छी जगह पर भी कभी कभी कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं, गंदे लोग, जो कि माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं। अब या तो फिर आप उनसे फाइट करें, और अगर मुझे वहीं रहना होता तो मैं फाइट भी करती, और फिर मैं उनको बताती कि ठीक है मैं जो काम कर रही हूँ वो मेरा राइट है, जो मेरी लिमिट्स हैं उस पर रहते हुए मैं वो तमाम चीजें कर रही हूँ, लेकिन मुझे चूंकि उस तरह अच्छे मौके मिले तो फिर मैंने उसको अवेल करना बेहतर समझा। सही सही, जबरदस्त। अच्छे मौके अवेल करने चाहिए, और जिंदगी में बहुत सारी चीजों को दरगुजर भी करना पड़ता है, और सही फैसले सही वक्त पे करने इंतहाई जरूरी हैं। एक छोटा सा वक्फा और फिर मजीद गुफ्तगू। प्रोग्राम में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फरहाना अवैस। इंट्रोडक्शन में मैं डॉक्टर का लफ्ज़ बिल्कुल भूल चुकी थी, क्योंकि फरहाना के साथ ऐसी दोस्ती है कि अक्सर हम इनको ज़्यादा अदब आदाब से मुखातिब नहीं करते, लेकिन ये पीएचडी डॉक्टर हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़हीन, और जिस तरह ये आपको स्क्रीन पे नज़र आती हैं ये प्रैक्टिकली हर फील्ड में इसी तरह बहुत परफेक्ट हैं। और पीएचडी करने के बाद अब ये डॉक्टर फरहाना अवैस हैं। और डॉक्टर साहिबा ये बताइए कि बड़ा अच्छा लग रहा है कहने में, क्योंकि ये सफ़र मैंने देखा है कि बड़ी मुश्किल मराहिल होते हैं, और इनको तय करना, प्रोफेशनल लाइफ भी, बच्चे भी, फैमिली भी, हस्बैंड भी, सबको देख के और फिर ये सब करना ज़रा मुश्किल होता है। तो कैसा रहा ये तजुर्बा? बहुत अच्छा रहा, और एक्चुअली मेरा तो जो मेरी ख्वाहिश थी वो ये थी कि मैं चूंकि दीनी प्रोग्राम कर रही हूँ तो मैं दीन से रिलेटेड किसी सब्जेक्ट में पीएचडी करूँ, ताकि फिर मेरा जो अपना काम है इसमें मैं इसको और मजीद निखार सकूं। तो मैं उस हवाले से कराची यूनिवर्सिटी गई और मैं इस्लामियात में कुछ करना चाहती थी, लेकिन वहाँ पे मुझे जाके पता चला कि आपने जिस सब्जेक्ट में मास्टर्स किया हो उसी में आपको पीएचडी करना होगा। अच्छा, सोशल साइंसेज में वैसे पहले ये एक कुछ अरसे के लिए इजाजत थी कराची यूनिवर्सिटी में, लेकिन जिस वक्त मैं गई उस वक्त वो इजाजत बंद हो गई थी। अच्छा, मैं उस वक्त गई थी प्रोफेसर शकील लॉज साहब के पास। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, बहुत ही लायक और बहुत काबिल इंसान थे। तो उन्होंने मुझे फिर गाइड किया, उन्होंने कहा नहीं, अगर आप बड़ी अच्छी सोच के साथ आई हैं, लेकिन ऐसा है कि अब चूंकि आपने सोच लिया है तो आप ना अब वापस ना जाए इस तरह से, आपको वाकई कुछ करना चाहिए। तो मैंने कहा सर मैं तो पॉलिटिकल साइंस में तो कुछ करना नहीं चाह रही, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो अब इस्लामियात है, मैं उसी पे काम कर रही हूँ। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप उसमें कोई ऐसा काम कर लें कि जिसमें आप समझती हैं कि चलो आप इस्लामिक, उसमें कोई इस्लामिक टॉपिक भी ला सकती हैं, कोई और ऐसी चीज ला सकती हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर बहरहाल मैंने ज्वाइन कर लिया, कुछ काफी सोच विचार करती रही कि क्या करूँ, किस तरह करूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा नहीं, जो मेरा सब्जेक्ट है मैं उसी को कंटिन्यू करती हूँ। और मैंने उससे 1 साल पहले जब मैंने ज्वाइन किया है तो अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से एक इनविटेशन पे, जो कि वो डिफरेंट लोगों को इनवाइट करते हैं, मुझे अमेरिका बुलाया गया था, जिसमें हमने उनकी 4-5 स्टेट्स को विजिट किया। और अपने जो हमारे हम मनसब थे उन लोगों से मुलाकातें हुई, क्योंकि उन्होंने मुझे ARY में रहते हुए ही सिलेक्ट किया था। तो उन्होंने मुझे दीनी जो लोग वहाँ पे हैं वो किस तरह से काम करते हैं उन लोगों से मिलवाया अपने डिफरेंट स्टेट्स में, और दीन को और सियासत को किस तरह से वो अलग अलग रख के अपने मामलात को चलाते हैं, उसके बारे में एक्सपीरियंस कराया। फिर ये कि हम डिप्लोमेसी में किस तरह से अपनी चीज़ों को लेकर कामयाबी से आगे बढ़ सकते हैं, उनके बारे में बताया। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस था मेरे लिए।
तो मैंने सोचा मैं क्यों ना फिर इसी सब्जेक्ट को लेके तो इस पे काम करूं जो एक्सपीरियंस मेरा रहा है। तो फिर मैंने कल्चरल डिप्लोमेसी पे मैंने पीएचडी किया। सही। और कल्चरल डिप्लोमेसी पे जो मेरे असातिज़ा इकराम ने मुझे बताया यहाँ कराची यूनिवर्सिटी में, अभी तक किसी ने इस टॉपिक को टच नहीं किया था। सही। तो मैंने फिर कंपेयर किया कि जो अमेरिका अपनी कल्चरल डिप्लोमेसी के साथ दुनिया भर में लोगों के दिल जीत रहा है, बिल्कुल, जिसमें कोई इख्तलाफ की बात नहीं है, सिर्फ मोहब्बत की बात है, अपने कल्चर को इंट्रोड्यूस कराने की बात है, तो क्यों ना पाकिस्तान जो है वो अपने कल्चर को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस कराए। और उसका बड़ा आसान तरीका जो है वो डिप्लोमेसी के थ्रू होता है। तो मैंने उन पॉइंट्स को इकट्ठा करके जो मैंने एक्सपीरियंस किया था और जो अमेरिकन डिप्लोमेसी के जो चीजें हैं या उनका कल्चरल वैल्यूज हैं जो हमने एक्सपीरियंस की, मैंने उसको और पाकिस्तान की डिप्लोमेसी को कंपेयर किया। और आने वाले लोगों के लिए एक चीज मैंने उनको एक टॉपिक दिया कि इस पे काम करो। क्योंकि देखिए अब हम लोग तो इस स्टेज पे है ना कि हम किसी अल्लाह ताला मौका दे दे तो अलग बात है, इंशाल्लाह करके भी दिखाएंगे। लेकिन जो अब आने वाली जनरेशन है, अगर वो इस टॉपिक पे काम करती है और वो फिर डिफरेंट ओहदों पे फाइज होते हैं, तो वो अपने मुल्क की नुमाइंदगी जब दूसरे मुल्कों में करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमारे कल्चर को इंट्रोड्यूस करवा सकेंगे। वो इम्प्लीमेंटेशन की पोजीशन पे होंगे ना। जैसे मैं आपको मिसाल दूं कि अमेरिकन कल्चरल सेंटर है और ब्रिटिश सेंटर है, ये उनके कल्चर की सिर्फ एक मिसाल है कि वो जब एक अपने लैंग्वेज का इंस्टीट्यूट लेके आते हैं तो आप ये याद रखें कि लैंग्वेज के साथ आप पूरे कल्चर को ले आते हैं। बिल्कुल। इसी तरह अमेरिकन, जर्मन भी है। जी बिल्कुल, जर्मन है, फ्रेंच है, तमाम कंट्रीज काम कर रहे हैं, कल्चरल सेंटर्स अपने बनाए हुए हैं। तो कल्चर जो है वो आपकी लैंग्वेज से शुरू होता है और फिर वो लैंग्वेज आपकी पूरी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, आप जो अभी आपकी वैल्यूज हैं, जिन चीजों पे आप काम कर रहे हैं, जिन चीजों को आप बरतते रहे हैं, आपके लोग पहले क्या करते रहे, वो तमाम चीजें आपकी लैंग्वेज के थ्रू आप तक पहुंच जाती हैं। तो वो आपको आपके घर पे बिठा के सारा कल्चर सिखा रहे हैं। तो मैंने ये टॉपिक दिया आने वालों को कि इस पे काम करो और अपने कल्चर को दुनिया भर में इंट्रोड्यूस कराओ। सही। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रहा, अच्छा था और बड़े अच्छे अंदाज में वो तमाम चीजें मैंने जो की उससे माशाल्लाह एप्रिसिएशन भी मिला। सही। और अच्छा, कल्चर की बात है, बहुत ही शाइस्तगी है लहजे में, बहुत तहजीब नजर आती है। तो ये तरबियत, जाहिर सी बात है पीएचडी तो अब किया है ना। बिल्कुल। तो ये तरबियत क्या ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका था? देखिए तरबियत में ना सबसे पहले तो आपके पेरेंट्स आते हैं, जो आपको घर के माहौल ऐसा मिलता है तो आपकी तरबियत जो है ना वो 5 साल की उम्र में हो जाती है। सही। और उसके बाद आपके असातिज़ा किराम आते हैं और फिर आपका माहौल होता है। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने जो वालिदैन अता किया उसका बड़ा एहसान है। मोहब्बत प्यार करने वाले तो सारे ही वालिदैन होते हैं, लेकिन वो वालिदैन जो तरबियत ना कर सके, मैं समझती हूँ कि फिर उनकी मोहब्बत जो है ना वो फिर थोड़ी बेकार हो जाती है। सही। मोहब्बत उस वक्त अच्छी लगती है जब आपके बच्चे जो हैं वो तरबियत याफ्ता भी हों और वो अपने पैरों पे खड़े होने के काबिल भी हो सके। तो अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स ने ये तरबियत की और उसमें ज्यादा रुझान जो था मेरी वालदा का, वो हमें दीन की बातों से चीजों को बताया करती थी। मैं मिसाल दे रही हूँ, खाना खाने बैठे हैं तो अब सबने इकट्ठे बैठना है, मिलके खाना खाना है, हाथ धो के बैठे हैं कि नहीं, बिस्मिल्लाह पढ़ी है कि नहीं, ये कहने को छोटी बात है, छोटी छोटी चीजें, लेकिन ये वो बातें हैं जो आपको वाकई सिखाती हैं। मगरिब के बाद घर से बाहर नहीं निकलना जितने मर्जी, मैं तो मगरिब के बाद सोना नहीं है, अजान से पहले उठ के बैठ जाना। बिल्कुल, वो जो एक अच्छा, वो दिल अभी भी धड़कता है, बिल्कुल ऐसे ही है मेरा ख्याल है, वो तरबियत है ना। बिल्कुल बिल्कुल कि अजान हो रही है तो अच्छा उन लफ्जों को दोहराना है जो अजान में कहे जा रहे हैं, और कोई भी काम बिस्मिल्लाह के बगैर नहीं करना। अजान पे अगर वालिद साहब आए हैं खड़े हो जाओ, पहले उनको जगह दे दो, बाप के आगे नहीं चलना, बाप के पीछे रहना है, ये सबसे पहले पानी पिलाना है, पानी इस तरह देना है। छोटे बहन भाई हैं तो इंतहाई शफकत के साथ पेश आना है, ठीक है, उनके साथ कोई झगड़े नहीं करने और कोई बदलेबाजी नहीं करनी। झगड़े हुए नहीं कभी? ऐसा बहुत हो तो नहीं सकता, ये तो फितरी बात है। मेरे झगड़े तो मेरे भाई से होते थे, हालांकि वो मुझसे बड़े हैं, अल्लाह ताला उन्हें अच्छा रखे, लेकिन उनके और मेरे इख्तलाफात हर चीज पे हो जाते थे और ठीक ठाक झगड़े होते थे। और मतलब उसके बाद जंग वाले मामलात आते थे, क्योंकि मैंने कराटे भी सीखे हुए हैं, तो वो फिर खूनी जंगे होती थी? खूनी नहीं होती थी, अच्छा। एक हाथ जड़ देती थी जब मुझे थप्पड़ पड़ते थे तो। लेकिन फिर वालदा उसको जाहिर है फिर अलग करवाती थी, उसके बाद फिर डांट मुझको ही पड़ती थी कि आप छोटी हो, छोटी को नहीं बोलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अदब में कोई कमी नहीं आने दी, वो नजर भी आता है। अच्छा, 2 बच्चे हैं आपके माशाल्लाह, एक बेटा एक बेटी। जी बिल्कुल। और कैसी बॉन्डिंग है बच्चों के साथ? बच्चे मेरे दोस्त हैं,
दोस्त हैं। और वो शुरू दिन से ही मैंने दोस्त बना के रखे उनको। ठीक है, ठीक है। बेटी माशाल्लाह अब तो दोनों मैरिड हैं माशाल्लाह। माशाल्लाह। और बेटी जो मेरी उसने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की और बेटा जो मैकेनिकल इंजीनियर है माशाल्लाह। माशाल्लाह। और मेरी शुरू से आदत थी कि चूंकि मैंने अपने घर में ना बहुत ज्यादा वो सख्त वाला सिस्टम देखा था। सही। अम्मी अब्बू का एक जो अदब एहतराम तो अपनी हाँ। जगह, लेकिन खौफ इतना होता था ना कि कोई ऐसी बात ना कह दे कि डांट पड़ जाए। चीजें हर हाँ, चीज बहुत ज्यादा ना ऑर्गेनाइज वे में। ऑर्गेनाइज तो मैंने रखा, लेकिन मैंने कोई सख्ती नहीं की। सही। मैंने उनको बहुत शुरू से दोस्तों की तरह हर चीज शेयर करना। जैसे सपोज अगर मैं काम करके आई हूँ, किसी भी चैनल पे काम कर रही हूँ, तो मैं अपने काम की बातें उनसे शेयर करती थी कि देखो मैंने आज ऐसे किया, मैंने ऐसे किया। अगर कोई और अहम चीज है मैं उनसे वो शेयर कर रही हूँ। ये शेयरिंग जो थी मेरे ख्याल में, मैं समझती हूँ कि हर पेरेंट्स को इसलिए करनी चाहिए कि आप बच्चे का विजन ब्रॉड कर रहे होते हैं। आप उसको ना वो जो छोटे छोटे उसके खिलौनों तक महदूद रहने वाली बात है ना, उससे बाहर निकाल रहे होते हैं कि बेटा ये घर में तो तुम खेल रहे हो, बाहर की दुनिया में ये हो रहा है और ये बताना जरूरी है। ताकि आप बहुत मौकों पे मैं ऐसा भी करती थी कि बच्चों को अपने साथ रिकॉर्डिंग पे ले गई, उनको मैं दिखा रही हूँ कि न्यूज रूम में काम कैसे होता है, या अगर एग्जैक्टली कोई म्यूजिकल प्रोग्राम है तो उसमें रिकॉर्डिंग कैसे हो रही होती है। हालांकि उनका उससे कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन सिर्फ इसलिए कि वो लर्निंग के प्रोसेस से गुजर रहे थे। और जो भी बच्चे नेचुरली जब आप स्कूल एज में होते हैं, कॉलेज एज में होते हैं, तो आप हर चीज से सीख रहे होते हैं, हर शख्स से सीख रहे होते हैं, लेकिन डिपेंड ये करता है कि अच्छे से सीख रहे हैं या बुरे से सीख रहे हैं। सही बात। ये इंतखाब पे लर्निंग एज है, सब कुछ सीख ही रहे हैं, तो बस जो सामने आएगा जो बेस्ट आप देंगे वही होगा। अच्छा, और हस्बैंड के साथ उन्होंने तो बड़ा कोऑपरेट किया, तभी एक कामयाब खातून यहाँ बैठी हुई है। हस्बैंड ने तो मुझे शुरू में ये कह दिया था बस कि देखो फर्स्ट प्रायोरिटी मेरी तो घर है। सही। अगर घर डिस्टर्ब ना हो तो मेरी तरफ से आप जो मर्जी करो, इजाजत है, पढ़ो, जॉब करो, कुछ सीखना चाहो, कुछ करना चाहो। मैंने कहा ठीक है, मैंने टॉप प्रायोरिटी घर को दी और घर के खातिर मैंने बहुत सारी चीजें कुर्बान भी की, बच्चों के लिए, घर के लिए। और क्योंकि मेरी हमेशा आदत रही कि अगर मैं किसी प्रोग्राम के लिए जा रही हूँ या मैंने डिफरेंट चैनल्स पे जॉब भी की, तो पहले बच्चों को सुबह जैसे स्कूल कॉलेज भेज के घर के अपने काम करके उसके बाद फिर मैं निकलती थी। हाँ, ऐसे नहीं कि हर चीज उल्टी सीधी पड़ी है और कोई परवाह नहीं है। बच्चों ने आके खाना खाना है तो खाना तैयार नहीं है, बच्चों ने वापस आके जो ड्रेस पहनना है वो ड्रेस उनका तैयार नहीं है, और इवन हस्बैंड का ड्रेस भी इस्त्री करके टांग के, और बच्चों के एवरीथिंग। मतलब उन्हें कंप्लेन नहीं हुई, किसी को शिकायत नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह शिकायत भी नहीं हुई। और मेरा ख्याल है कि कामयाबी के पीछे बहुत सारे कंट्रीब्यूशन पूरी फैमिली का है। बिल्कुल, ये फिर बच्चे भी, हस्बैंड भी, अगर आप मैरिड नहीं है तो फिर आपके बहन भाई, आपके पेरेंट्स, ये सब सपोर्ट कर रहे होते हैं, तब आप कुछ कर पाते हैं। बिल्कुल, कोई भी शख्स अकेला कुछ भी नहीं होता और ना कर सकता है, और करना चाहे भी तो नहीं कर सकता। अगर आप दूसरों को नाराज करके घर से निकल रहे हैं ना, तो आपके काम में वो क्वालिटी नहीं आएगी। सही बात। आपका अपना मूड खराब होगा, आपकी चीजें अच्छी नहीं चल सकेंगी। इवन जैसे मैंने पीएचडी जो किया है, ये मैंने अब किया जाके, जबकि इतने अरसे तक मैं जॉब भी करती रही सब, लेकिन मैंने रियलाइज किया कि नहीं, प्रायोरिटीज डिसाइड की। बिल्कुल। तो ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता जैसे अल्लाह पाक ने मौका अता किया वैसे वैसे जबरदस्त। और लर्निंग एक ऐसी चीज है जो कहते हैं ना कि माँ की गोद से लेके और कब्र तक जारी रहती है, तो वो जारी रहनी चाहिए कि आप कुछ ना कुछ अच्छा सीखें और लोगों को फिर उससे कंट्रीब्यूट भी करते रहें। अच्छा, ख्वाब देखती हो? हाँ, ख्वाब जो नहीं देखता वो तो कुछ भी नहीं है। सही। मैं वो क्या शेर है ना, मैं उस शख्स को जिंदों में क्या शुमार करूं जो ख्वाब देखता नहीं और जो सोचता नहीं और ख्वाब देखता नहीं। पीरज़ादा कासिम साहब का शेर है। बिल्कुल। तो जो ख्वाब नहीं देखता तो वो तो कुछ भी नहीं है, बिल्कुल भी, वो तो फिर जी नहीं रहा, वो तो उसमें और जानवर में कोई ऐसा ख्वाब है जो अभी पूरा होना है, तकमील बाकी? हाँ बिल्कुल, इंशाल्लाह। अभी कुछ चीजें हैं मेरे जहन में जो मुझे करनी है। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी, मुझे मौका दिया, तो मैं अब उन्हीं पे काम कर रही हूँ। अभी डिस्क्लोज तो नहीं करूंगी, लेकिन इंशाल्लाह जब वो सरप्राइज है। ठीक है इंशाल्लाह। अल्लाह ताला, बस यही है दुआ कि अल्लाह ताला इतना मौका मुझे अता करे, जिंदगी दे तो मैं उसे कंप्लीट कर सकूं इंशाल्लाह। बिल्कुल, खुदा ने चाहा तो जरूर करेंगी। अदब से लगाव है, शायरी से लगाव है, गुनगुनाती हैं, कुछ करती हैं? हाँ था कभी, अब नहीं है बिल्कुल भी, अब कुछ भी नहीं। जैसे कॉलेज लेवल पे बहुत ज्यादा परवीन शाकिर को पढ़ते थे, फैज साहब को पढ़ते थे, अहमद फराज की सारी किताबें पढ़ ली थी। अच्छा। शफीकुर रहमान को पढ़ते थे, खलील जिब्रान को पढ़ते थे, मतलब कोई राइटर छोड़ा नहीं था, सही। सबको पढ़ लिया था और बहुत सारे अशार याद होते थे। और इसलिए भी याद होते थे कि कॉलेज और स्कूल में तो कॉम्पिटिशंस उस वक्त यही होते थे और इतने अदबी हमारे कॉम्पिटिशंस होते थे कि या तो अगर कायद का डे आ रहा है तो कायद की पूरी चीजें पढ़ के आनी है, एक दूसरे से वो शेयर करनी है, वो कंपटीशन हो रहे हैं। उसके अलावा बैतबाजी के आपको खुद याद होगा, आपके भी कॉलेज में ये सब हुआ होगा, तो बहुत ज्यादा मुझे याद होते थे। लेकिन फिर ग्रेजुअली जैसे न्यूज में आए तो वो न्यूज का
मिजाज एक बन अलग गया। मिजाज है। उसके बाद दीनी प्रोग्रामों में आए फिर तो बिल्कुल ही छोड़ दिया। सही। क्या म्यूजिक, क्या ड्रामा, फिल्में, सब भूल भाल गए। मतलब अब नहीं सुनती नहीं, कोई बहुत कम, म्यूजिक, कोई बहुत किताब, कम। कुछ टाइम भी नहीं नहीं। होता। टाइम नहीं होता। टाइम होता है तो किताब पढ़ रही होती हूँ कोई ना किताब। कोई, कि अभी कोई प्रोग्राम करना है तो थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश कर लें, अच्छा, कि उन पॉइंट्स को ठीक है। जिन पे बात करनी है वो हो जाए। सही। और इसी तरह ड्रामे भी नहीं देखती, मूवीज भी कभी ड्रामे करती तो नहीं? नहीं, वो तो प्रैक्टिकल लोग कभी भी नहीं कर सकते। प्रैक्टिकल लोग कभी ड्रामे नहीं करते। टाइम ही नहीं होता। लेकिन आप जो मेरी रूटीन देख रही हैं एक अरसे से, आप मुझे जानती भी हैं, इसमें ड्रामे का टाइम ही नहीं है। ठीक मैं है। तो बल्कि बहुत दफा ये होता है कि रिलेटिव्स में इतना ज्यादा नहीं जा पाती, तो मुझे अक्सर सुनना पड़ रहा होता है कि भाई अच्छा, मिलने तो आ जाया करो। ताने पड़ते। हाँ, तो फिर क्या कहते हैं, फरहाना हाँ, के नखरे बड़े हो गए। नहीं, लेकिन फिर वो बड़ी अच्छी बात है, हमारे अजीज जो है वो रियलाइज भी करते हैं कि हाँ मसरूफ है, नजर भी आ रहा है किसकी मसरूफियत है, तो फिर खुद आ जाते हैं पूछ के कि चलो जब तुम ये भी फ्री हो बड़ी तो। अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात है। अल्लाह का शुक्र है। अच्छा, क्योंकि बातें बहुत सारी हैं और दामन वक्त में गुंजाइश हमेशा ही कम होती है। प्रोग्राम के एक ख़ास फॉर्मेट है, कोई ख़ास बात, क्योंकि हम बात कर रहे हैं कराची की, इस शहर की, कुछ ख़ास कोई बात कहना चाहेंगी? कोई पैगाम, कोई अवाम के लिए, अरबाब इख्तियार के लिए, अरबाब इख्तिदार के लिए मत कहिएगा। बात ये कि वही आपने खुद ही कह दिया, मैं उनको क्या कहूँ। हमारे जो कराची के लोग हैं ना, बहुत प्यारे लोग हैं। सही। और बहुत ही एक दूसरे को अकोमोडेट करने वाले लोग हैं। यहाँ पे जो भी आता है उसे मोहब्बत और प्यार मिलता है, फिर उसको रोजगार भी मिलता है। लेकिन इस शहर के साथ वफा नहीं कर रहे लोग ना, जिससे कि करना चाहिए। तो हमारे अपने जो बहुत पहले से रहने वाले कराची के लोग हैं, वो चाहते हैं कि हमारे मामलात भी अच्छे रहें, हमारे सफाई सुथराई की चीजें भी अच्छी रहें, अपनी सी कोशिश करते हैं। लेकिन जो दूसरे लोग आते हैं ना, उनका भी फर्ज है, बिल्कुल, जो दूसरे लोग आते हैं जिनको हम जगह दे रहे हैं कि वो यहाँ रहें, तो उनको भी चाहिए कि वो जब आ गए हैं तो उसको ओन करें, और ओन इस तरह से करें कि इसकी सफाई का भी ख्याल रखें, हर जगह कागज ना फेंकते फिरें, और उसके अलावा लोगों में भी मोहब्बतें बांटें, तासुब ना करें। तो बस हमें ना सिर्फ मोहब्बतों की जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि देखिए, मैं भी ज़ाहिर लाहौर से आई थी और इतना अरसा मुझे कराची में रहते हुए हो गया, तो मुझे बेइंतहा कराची से भी प्यार है और बेइंतहा लाहौर से भी प्यार है। सही। तो ये सारे लोग मेरे अपने ही लोग हैं। तो मेरी भी कोशिश होती है कि जैसे कि यहाँ के लोग चाह रहे हैं कि सब मिलके भी रहें और अमन सुकून भी रहे, और जो शहर के मामलात हैं वो सब लोग मिलजुल के हल भी करते रहे। बिल्कुल। तो अल्लाह करे कि मामलात आगे भी आसान हो हम सब लोगों के लिए। बहुत शुक्रिया फरहाना, आपने हमें टाइम दिया और बड़ा मजा आया। गुफ्तगू का सिलसिला अभी बहुत बाकी था, आपके काम बहुत हैं जो हम अभी पूरे डिस्कवर नहीं कर सके। तो इंशाल्लाह फिर किसी वक्त डॉक्टर फरहाना अवैस से बात करेंगे और उन्हें डिस्कवर करेंगे। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आपका भी, आपके चैनल का, कि आपने इतना वक्त दिया मुझे। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर फरहाना अवैस, और बात सच है इस शहर के लिए कि इसको ओन करें, नफ़रतें ना बांटें, मोहब्बतें बांटें। और जिस तरह हम एक दूसरे से इख्तिलाफ रख रहे हैं और उसमें बर्दाश्त ख़त्म कर रहे हैं, वो बिल्कुल दुरुस्त सिमत नहीं है। राइज है मेरे देश में नफ़रत का तरीका, हो जिससे इख्तिलाफ उसे मार दीजिए। तो ये जो इख्तिलाफात हैं इनको भुलाइए, एक दूसरे से मोहब्बत कीजिए, मोहब्बतें बांटिए, यकीनन अमन भी होगा और खुशहाली भी होगी। हिना नकवी को पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।